हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के वीडियो हमारी एक मैराथन वीडियो होने वाली है। तो इस मैराथन वीडियो के अंदर हम 24 साहित्यकार जो पेपरों में दिए होते हैं अक्सर यूपीटीसी के एग्जाम्स में, वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर देंगे। तो आपका अगर साहित्यकार से कहीं से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि 12th तक के जो भी साहित्यकार हैं, ठीक है, वो किसी भी एग्ज़ाम में है तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। ये एक वीडियो इनफ होने वाली है आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिकली ये एक लंबी वीडियो होगी, मैराथन वीडियो होने वाली है। तो जो भी आपको खाना पीना है वो अपने साथ में रख सकते हैं और उसके साथ आप कर सकते हैं कि नोट्स भी तैयार कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर आपको सही लगता है कि नोट्स में तब काम के हैं। और देखो अक्सर ये होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि जो जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पे लोग भाग रहे हैं, वहाँ से हम ले चीज़ों को। तो देखो मेरे टीचिंग स्टाइल में हो सकता है वो उतना कैची ना हो, बट मेरा कंटेंट जो है वो आपके बहुत ही काम में आएगा। और अगर कंटेंट आपके काम में आता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी होने वाली है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग है हिंदी साहित्य की शुरुआत में हम बात करते हैं सबसे पहले कबीर की। तो देखो कबीर का क्या है, जन्म जो होता है उनका 1398 में होता है। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर। और जो इनकी मृत्यु होती है वो भी कहाँ पे होती है? यूपी में ही, 1518 में। अब आगे बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट की। तो यहाँ पे देखो जो इनके गुरु हैं रहे हैं वो रामानंद रहे हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय था ना, वो किसको जाता है? तो वो रामानंद को जाता है। तो ये भी पेपर में सवाल बना हुआ है कि जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए तो उसका श्रेय किसको जाता है? तो उनका श्रेय किसको जा रहा है? रामानंद को जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि कबीर जो हैं वो आपके निर्गुण काव्य धारा और ज्ञान मार्गी काव्य धारा, मतलब ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि थे। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो लोग मतलब कि भगवान की किसी मूर्ति रूप में पूजा नहीं करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं कि निर्गुण। और जो कहते हैं किसी मूर्ति रूप में भगवान की पूजा करते हैं उसे कहते हैं सगुण। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? और ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। तो अगर आपसे पेपर में सवाल आता है, और आया भी है कई बार पेपर में सवाल कि ज्ञान मार्गी के मुख्य कवि कौन है, तो आपके कौन है? तो कबीर है। ठीक है, यहाँ पे सवाल आता है कि निर्गुण काव्य धारा के मुख्य कवि कौन है, तो कबीर है। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल हम बात कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो भक्ति आंदोलन देखो 1350 से लेकर 1650 के बीच में भक्ति आंदोलन चलता है। और इसके अंदर दो तरीके की विचारधाराएं आती हैं, दो तरीके के कवि आते हैं। एक तो आते हैं निर्गुण काव्य धारा के और दूसरे आते हैं आपके सगुण काव्य धारा के। निर्गुण काव्य धारा का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि निराकार ईश्वर की पूजा करना, यानी कि जो मूर्ति रूप में नहीं करते उनको मतलब कोई आकार नहीं देते हैं। आकार मतलब किसी भी टाइप, फोटो में भी नहीं। ठीक है, आप सोच लो सिर्फ मूर्ति नहीं, फोटो भी नहीं, किसी भी तरह का कोई आकार नहीं होता भगवान की, वो ऐसे पूजा करते हैं। सगुन वाले क्या होते हैं कि ईश्वर का आकार के रूप में पूजा करते हैं, तो वो सगुन काव्य धारा कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा में आते कौन कौन है। तो देखो निर्गुण काव्य धारा में दो तरीके के क्या आते हैं आपके लोग आते हैं। जो एक होते हैं आपके ज्ञानश्रेयी यानी कि ज्ञान मार्गी वाले, जिसके प्रमुख कवि कौन है? आपके कबीर हैं। और प्रेम मार्गी वाले आते हैं जो प्रेमाश्रयी कहते हैं जिन्हें, और इसके मुख्य कवि कौन है आपके? तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये भी आपसे पेपर में सवाल बना हुआ है। देखो यहाँ से लगातार सवाल बने हुए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सगुण काव्य धारा में, तो देखो जो लोग क्या कहते हैं मूर्ति रूप में पूजा करते हैं या फिर किसी आकार में पूजा करते हैं, तो उसमें दो आते हैं आपके, एक तो राम काव्य धारा और दूसरा आता है पे कृष्ण काव्य धारा। तो राम काव्य धारा में कौन है आपके मुख्य कवि? तुलसीदास। और कृष्ण काव्य में कौन है? तो सूरदास। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो अब बात करते हैं कि कबीर भक्तिकालीन कबीर है। ठीक है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड अब बात करते हैं। देखो कबीर दास की रचनाएं कौन कौन सी? तो साखी, सबद और रामायणी, ये तीनों की तीनों लगातार पेपर में पूछी जा चुकी है। और जो इनका संकलन है ना, वो किस में है? आपका बीजक नाम में, मतलब कि बीजक है उनका, उसमें इनका संग्रह किया गया है। तो उसी में इनका सारा संकलन है। कौन कौन सी चीज़ों, कौन कौन सी रचनाएं हैं? साखी, सबद और रामायणी का। तो अब बात करते हैं हम कि कबीर की रचनाओं को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया। तो इसे किया किसने है संग्रहित इसमें? तो इसे किया है धर्मदास ने। जो कौन थे? तो उनके क्या थे? शिष्य थे। अब देखो कबीर पेशे से जुलाब बुनकर थे। अगर आपसे उनका पेशा पूछा जाता है कि कबीर क्या आते हैं, पेशे से क्या थे, तो वो क्या थे? जुलाब और बुनकर थे। कबीर निरक्षर थे, जिसका उल्लेख उन्हें अपनी एक पंक्ति में किया है। तो उनकी एक पंक्ति है जिससे ये पता चलता है, स्पष्ट होता है कि वो क्या बेसिकली क्या थे, मतलब अनपढ़ थे। उनको मतलब कि लिखने पढ़ने का वो नहीं था। तो उनकी सारी जो रचनाएं जो भी लिखी हैं सब उनके शिष्य ने ही लिखी हैं। ठीक है, तो उनकी जो पंक्ति है कि मसी कागज हुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है,
तो ये जो है इसे इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि क्या आते हैं कि बेसिकली मैंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया तो मैं लिखूँगा कैसे करके, कागज़ से मेरा वास्ता कैसे रहेगा। और यहाँ पे देखो एक नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो पेपर में सवाल बना हुआ है कि वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तथा उनकी रचनाओं को फोकट का माल कहा है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को सदुक्कड़ी का, कबीर की जो भाषा है उसको क्या कहा है, सदुक्कड़ी भाषा का है। ठीक है, और हम बात करें श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं को अनेक भाषाओं का मिश्रण होने के कारण पंचमेल की खिचड़ी कहा है, श्याम सुंदर दास ने। और नेक्स्ट बात करें हम, तो कबीर को 14वीं सदी का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो अगर पूछता है आपसे कि 14वीं शताब्दी का मार्टिन लूथर किंग कौन था, तो कौन थे, कबीरदास थे। और भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो देखो मैंने ये सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप लोगों को हेल्प हो और साथ में मेरा रिवीजन हो। ये इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चल सकते हो, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हुए अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ लिखी है मैंने कि यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी इसके लिए, अगर आप लोगों को सही लगे तो। यहाँ पे लिखा था राम व सेना करके, ठीक है, और इसमें बताया है कि कौन सा दर्शन किसको मतलब कि बिलोंग करता है। तो रामानुजाचार्य जो है उसके नीचे देखो बी लिखा है, और जाते हैं इनके नीचे, तो ये द्वैतवाद को माधवाचार्य जो थे वो इनके रिलेटेड थे, मतलब उस दर्शन से रिलेटेड थे। और जो आपके क्या आते हैं शुद्धैत्ववाद है, ठीक है, उसके कौन थे, वल्लभाचार्य। और जो आपके यहाँ पे शंकराचार्य हैं वो अद्वैतवाद से, और जो आपके क्या आते हैं निम्बकाचार्य हैं वो कहते हैं द्वैतवाद से। ठीक, तो ये कुछ है, ये आप लोग अलग से भी याद कर सकते हो, ये मैंने हिंदी में एक्स्ट्रा में बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, और नेक्स्ट कवि की बात करते हैं तो सूरदास है हमारे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इनका जब जन्म होता है वो 1478 को होता है, रेणुका ग्राम रुनकावती, और ये यूपी में ही होता है। ठीक है, मृत्यु जो होती है इनकी आपके पारसौली में होती है। और इनके जो गुरु थे वो आपके वल्लभाचार्य थे। और दार्शनिक मत जो इनकी बात करें अगर हम सूरदास की, जो वल्लभाचार्य की, तो वो शुद्धैत्ववाद को फॉलो करते थे। और साधना मार्ग की बात करें तो पुष्टि मार्ग से रिलेटेड थे। ठीक है, और सूरदास की रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं, तो आपके सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये जो इनके फेमस रचनाएं हैं। तो अगर आपसे पेपर में आ जाता है कि साहित्य लहरी किसकी है, तो सूरदास की है। सूरावाली किसकी है, देखो जहाँ पे सूर होगा वहाँ तो आप आइडिया लगा लोगे। तो इंपॉर्टेंट कौन सी वाली हो जाती है, साहित्य लहरी अपने आप में, और ये पेपर में पूछ भी जाती है। सूरदास की रचना भ्रमर गीत सूर सागर का ही एक अंश है। तो जो भ्रमर गीत है उनकी, वो किसका अंश है, सूर सागर का ही एक अंश है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सूरदास ने अपनी रचनाओं में खेती व पशुपालन तथा दैनिक चित्रण किया है। सूरदास को कहते हैं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस बेसिकली मतलब कि बच्चों के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं उसी को ही वात्सल्य रस कहा जाता है। तो आप को पता ही होगा कि ये क्योंकि कृष्ण के कहते हैं कृष्ण के ऊपर ज़्यादा कविताएं करते थे, तो उनके बचपन के ऊपर इन्होंने बहुत किए, तो इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, सूरदास को श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है। श्रृंगार रस बेसिकली होता है कि अब जब आप प्रेम रोम पे कुछ लिखते हो, मतलब प्रेम वाली चीज़ों पे लिखते हो, तो श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, और सूरदास ने अपनी रचनाओं को ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो सूरदास की मेन भाषा थी वो कौन सी थी, तो ब्रज भाषा थी। सूरदास को बाल चित्रण का प्रमुख कवि माना जाता है। तो बाल चित्रण का प्रमुख कवि किसे माना जाता है, सूरदास को माना जाता है। सूरदास का काव्य भाव दासी भाव था। तो बेसिकली ये किस तरह से कृष्ण की पूजा करते थे, तो एक दास के रूप में करते थे, इसीलिए जो इनके काव्य भाव है वो कैसा है, दासी भाव है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो अष्टछाप का जहाज कई बार पूछा जाता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। पेपर में आए हुए क्वेश्चन से ही अष्टछाप की रचना देखो, अष्टछाप की रचना क्या होता है, 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल नाथ थे उन्होंने की थी, जो 8 कृष्ण मार्गी कवियों का एक संघ था। तो बेसिकली जो अष्टछाप है वो क्या है, 8 कृष्ण मार्गी कवियों का एक संघ है, और जिसका क्या आता है, जो अष्टछाप का जहाज है वो किसे कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो 4 जो वल्लभाचार्य द्वारा दीक्षित किए गए थे, मतलब उनकी जो इन्होंने वल्लभाचार्य से शिक्षा ली थी, यानी कि जो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे वो लोग थे कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास और कृष्णदास।
और जो क्या कहते हैं विठल नाथ ने जिनको जोड़ा था वो कौन कौन से थे, तो गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। तो बेसिकली 8 थे, तो ये आपको याद रहना चाहिए 8 के 8। और कई बार पेपर में इनके नाम आ जाते हैं डायरेक्टली, या फिर कई बार क्रोनोलॉजी लगाने के लिए भी आ जाता है कि सबसे लास्ट में कौन जुड़े हैं, पहले कौन जुड़े हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के 4 वाले में ये हैं और आखिरी के 4 वाले में ये हैं, क्योंकि ये बाद में जुड़े थे। अब बात करते हैं हम तुलसीदास की। तो देखो तुलसीदास का जो जन्म होता है वो आपका बांदा यूपी के अंदर होता है। मृत्यु जो हुई है इनकी वो आपके वाराणसी यूपी में हो रखी है। और बचपन का नाम जो इनका है राम बोला। और गुरु की बात करें तो नर हरिदास जो हैं वो इनके गुरु रहे हैं। तुलसीदास देखो राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है। तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किसने किया है, तो आपका तुलसीदास ने किया है। अब अवधी भाषा में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो अवधी भाषा में इनके रामचरितमानस जो 1574 में आई थी, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने कि अकबर के टाइम पे आई थी। तो बेसिकली अगर आपसे ये भी सवाल बनता है अकबर के समय के कवि कौन है, तो आपके कौन है, तुलसीदास है, ठीक है। और जानकी मंगल हो गई इनकी नेक्स्ट कविता जो अवधी भाषा में है। और पार्वती मंगल, और कहते हैं आपके बरवे नारायण और रामलला ना हूँ। और आपकी ब्रज भाषा में अगर बात करें तो विनय पत्रिका ये पद में है, और गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली और कवितावली। तो बेसिकली देखो जो भी कृष्ण से रिलेटेड हैं, यानी कि जो भी कृष्ण वाली हैं वो सारी ब्रज में है, और जो कि आपके थोड़ा बहुत राम से रिलेटेड है वो बेसिकली अवधी भाषा में है। तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो कि अवध, ठीक है, अवध के राजा थे राम, तो ऐसे करके ना अयोध्या के राजा थे वैसे, तो मतलब अवध साइड से आप लगा सकते हो आइडिया। और ब्रज वाला जो एरिया है वो तो कृष्ण को बिलोंग करता है, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सेपरेट करना कि इसमें से अगर आती है, पूछा जाता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में, तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ठीक। आज को बात करते हैं कविता वाली की। तो सवैया और क्या कहते हैं कवंती, ये दो छंद है, इसका प्रयोग किया गया है इसके अंदर, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बैसवाड़ी अवधि में की है। ओके, रामचरितमानस प्रबंध शैली में लिखा गया है। तो कौन सी शैली में लिखा गया है, तो प्रबंध शैली में लिखा गया है, ठीक है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभक्त है। 7 खंड कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है पेपर में कि 7 खंड कौन कौन से, कई बार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन कहेगा इसमें से कौन सा एक क्या आता है खंड नहीं था रामचरितमानस में। तो ध्यान रखना कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तरकांड, ये सारे के सारे 7 कांड थे, और जो कि रामचरितमानस में दिए हुए थे तुलसीदास ने। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि माना जाता है। तो हिंदी का जातीय कवि किसे माना जाता है, तुलसीदास को माना जाता है। और मानवीय मूल्यों का उपासक कवि भी किसे कहते हैं, तो वो आपको तुलसीदास को ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लाइन है आप लोगों के लिए कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो जो होए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि तुलसी तो क्या कहते हैं राम भरोसे हैं कि देखो जो होना ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो जो होए, ठीक है। तो यानी कि जो होना है वो तो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वो तो होगा ही नहीं। तो इसलिए चिंता किस बात की करनी है, अगर मतलब कि कुछ होना होगा तो हो जाएगा, यानी कि अगर मरना होगा तो इंसान आज ही मर जाएगा, और नहीं होगा तो फिर तो चाहे तुम कैसे भी करो मतलब नहीं मरेगा, चाहे तुम कितनी वो कर लो। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि बस तुलसी भरोसे मतलब आराम के भरोसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध शैली, मुक्तक काव्य का प्रयोग है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ये भी बता चुका मैं आप लोगों को। अमृतलाल नागर की रचना मानस हंस तुलसीदास पे लिखी गई है। ओके, और नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है, तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, ठीक है। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो तुलसीदास को कहा गया। किसने कहा है, तो नाभादास ने कहा है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, परहति सरसी धर्म नहीं भाई, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो ये एक लाइन है, मुझे पसंद आई थी तो इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। जो भी मुझे कुछ ऐसे कुछ लाइन्स पसंद आती हैं तो मैं लिख लेता हूँ एक अलग से साइड में। आप लोग भी लिख लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है ना चीज़ों को पढ़ते वक्त, क्योंकि आप बोरिंग एक लाइन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो लगातार फैक्ट, उसके बीच में एक लाइन ऐसी मिलती है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। मीराबाई की बात करें तो देखो मीराबाई जो थी आपकी, इनका जन्म 1498 में होता है, ठीक है, कुर्की ग्राम, और ये आपके राजस्थान की रहने वाली थी, और मृत्यु इनकी 1546 में होती है। और जो इनके गुरु हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं पेपर में कि इनके गुरु कौन थे, तो रैदास या फिर रविदास उनका नाम था, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब ये बेसिकली रैदास की एक लाइन है।
रचनाएं की अगर हम बात करें तो देखो मीरा पदवाली, ठीक है, नरसिंह जी का मायरा और गीता गोविंद टीका और राग गोविंद, ये जो रचनाएं हैं आपकी मीरा की हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि मीराबाई ने अपनी रचनाओं को मूलतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ रचनाओं में राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी किया है। तो आपको पता ही कि राजस्थान की साइड रहने वाली थी, तो राजस्थान भाषा का और ब्रज भाषा दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बट मोस्टली जो इनकी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही संकलित हैं। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से देखो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि जो इनका रियल नेम था वो सैयद इब्राहिम था, और इनका जो जन्म होता है 1548 में होता है, और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1628, और जो इनके गुरु थे वो गोस्वामी विठलनाथ थे, तो आपको पता ही होगा। रचनाएं की बात करते हैं तो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और रसखान रचनावली जो इनकी फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये सगुन काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण काव्यधारा के, और रश्न खान की रचनाओं में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में श्रृंगार रस और भक्ति रस की प्रधानता है। तो जो भी हम इनके क्या तरह काव्य देखेंगे उसमें क्या है, श्रृंगार रस और भक्ति रस ज़्यादा में मिलता है। रसखान भी एक प्रकार के अकबर के समकालीन थे। ये क्या आते हैं आपका तुलसीदास और कौन से हो गए आपके, और रसखान, दोनों के दोनों क्या थे, अकबर के समकालीन थे। और रसखान को ब्रज भाषा की शिक्षा गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण काव्य धारा से जुड़े हुए थे, तो ऑब्वियस बात इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। अब हम बात करते हैं देखो आधुनिक कवि की, ये तो थे हमारे के जो क्या थे मिडिवल टाइम पे थे जितने भी कवि, वो सारे के सारे थे। अब हम बात कर रहे हैं जो आधुनिक कवि आए, तो आधुनिक कवि में सबसे पहले छायावाद के कवियों की बात करेंगे हम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कि छायावाद का टाइम पीरियड क्या था। तो 1918 से लेकर 1936 के बीच का जो समय था उसे हम छायावाद का समय कहते हैं। ठीक है, इस वक्त जो आपके कवि आते हैं वो सारे के सारे छायावाद वाले थे। तो उसमें जो पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद है, जिनके जन्म जो कब होता है कब, 1889 में वाराणसी यूपी के अंदर, और मृत्यु कब होती है 1937 में। और छायावाद के परिवर्तक या संस्थापक भी किसे कहा जाता है, तो आपका जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद के देखो चार स्तंभ है, चार स्तंभ यानी कि जो चार लोग हैं मेन इंपॉर्टेंट उनकी बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। पेपर में सवाल आया हुआ है कि इसमें से छायावाद का मतलब एक कौन कवि नहीं है, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको चारों नाम पूरे ऐसे एग्जैक्टली याद रहने चाहिए कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ठीक, काव्य कृतियों की बात करते हैं हम, तो देखो उर्वशी जो है उनकी 1909 में आती है, जो कि पहली काव्य रचना है। जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी रचना कौन सी है, तो झरना है। ठीक है, 1918 में आई है। छायावाद की भी पहली रचना कौन सी है, झरना है। तो बेसिकली पेपर में सवाल आया हुआ है कि क्या कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो पहली रचना है वो कौन सी है, तो उर्वशी है, जो कि 1909 में आई थी। ठीक है, और पहली काव्य रचना की बात करें। ठीक है, और अगर हम बात करें कि छायावाद की पहली रचना या फिर क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद की छायावादी वाली पहली रचना कौन सी है, तो दोनों कौन सी है आपकी, झरना है, जो कि 1918 में आती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक टेबल टाइप का आपके लिए बना रखा है, तो बेसिकली ये टेबल मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है। देखो नोट वोट्स बनाने में, ये सारी चीज़ें करने में बहुत मेहनत लगती है, तो बेसिकली अपना नोट्स कोई देना नहीं चाहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ इसलिए ताकि मेरा भी रिवीजन हो सके और साथ में आप सभी का ही फ़ायदा हो सके। तो कंपटीशन का मज़ा तभी है जब सबके पास बराबर हथियार हो। ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं हम सबसे पहले काव्य रचनाओं की। तो देखो काव्य रचना में कौन कौन सी, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्रधारा, अयोध्या का आधार, और वन मिलन, प्रेम पथिक, आंसू लहर, कामायनी, ये तीनों लगातार पूछी गई हैं पेपरों के अंदर। ठीक है, आंसू लहर और कामायनी की काव्य रचनाएं। ठीक है, और किसके, जयशंकर प्रसाद की। और कहानी की बात करते हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार, पत्थर की पुकार। ठीक है, तो ये कहानियाँ इनके। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती। इरावती क्या है, इनका अधूरा उपन्यास है। ओके, अब देखो नाटक की बात करते हैं हम। तो नाटक में कौन कौन से हैं इनके, तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, रूपस्वामिनी, राजश्री, कामना, और सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ, और एकांकी। और एकांकी इनकी क्या था, 1935 में आई थी। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद के साथ साथ छायावाद की भी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसे आधुनिक हिंदी कवि का श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि जो कामायनी है ना, वो क्या आता है, श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। ठीक है, छायावाद की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है आपसे तो पहली रचना कौन सी है,
झरना छायावाद की, ठीक है। सबसे फेमस कौन सी है, तो कामायनी, और दोनों किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की। इसकी रचना देखो, इसकी जो कामायनी है वो 1936 में खड़ी बोली में हुई थी। कामायनी को 15 सर्ग हैं, जिसमें क्या था 3 प्रमुख पात्र हैं, तो मनु, श्रद्धा और ईड़ा, ये 2 क्या आते हैं 3 क्या आते हैं आपके, इनके फेमस पात्र हैं। और पात्र पूछे जाते हैं कई बार कि बताइए इसमें कौन क्या आते हैं, इसके फेमस पात्र कौन से हैं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत ने कामायनी को हिंदी का ताजमहल कहा है, तो सुमित्रानंद पंत ने इसे क्या कहा है, हिंदी का ताजमहल कहा था। इस रचना के लिए प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, तो इन्हें एक अवार्ड मिला हुआ है इस रचना के लिए, मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड दिया गया था। और प्रसाद को आधुनिक कविता का सुमेरु यानी कि श्रेष्ठ कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक कविता का। प्रेमचंद की हंस पत्रिका में 1932 में जयशंकर प्रसाद के आत्मकथा नामक कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो हंस पत्रिका में इनकी क्या था, आत्मकथा नामक एक क्या था वो आपकी कविता प्रकाशित हुई है जयशंकर प्रसाद की, किसकी उसमें, तो हंस पत्रिका किसकी है, तो प्रेमचंद की है, ठीक है। मतलब एक पत्रिका आती थी ना, तो वो क्या कौन चलाता था, तो प्रेमचंद जी चलाते थे। तो बेसिकली उसमें इनकी कविता पब्लिश हुई थी, जिसका नाम क्या था, आत्मकथा था। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियों की, तो यहाँ पे देखो कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है मैंने जानबूझ के, क्योंकि मुझे पसंद है ये सारी चीज़ें लिखना, ठीक है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास क्या आता है, विश्वास खुद ही भूल गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। विश्वास सात नाग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ठीक है। तो कामायनी के अंदर ये लाइन लिखी होगी, तो उस वक्त मैंने लिखा होगा। और यहाँ पे देखो कामायनी में एक और लाइन लिखी, तो ओ चिंता की पहली देखी अरे विश्ववन की पहली, ठीक है। और यहाँ पे स्कंद गुप्त में एक लाइन लिखी हुई थी इनकी कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ठीक है। निराला की बात करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। निराला का जो जन्म होता है वो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर होता है 1899 में। ये इंपॉर्टेंट है होता है, कई बार जन्म पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ईयर तो याद रहना चाहिए कम से कम। मृत्यु कब होती है, 1961 में। और बचपन का नाम क्या है इनका, तो सूर्य कुमार है, सूर्यकांत त्रिपाठी का। और उपनाम की बात करें तो इनका निराला, महाप्राण, क्रांतिकारी कवि। तो ये कई बार पूछा जाता है कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक ये बात रही। तो देखो फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि निराला स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित थे, तो किसके विचारों से प्रभावित है अगर हम बात करें, तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित थे काफ़ी ज़्यादा। अब इनके क्या आते हैं, टेबल देख लेते हैं हम हर किसी की तरह। तो देखो इसमें क्या आता है, आपके काव्य रचना की बात करें तो काव्य रचना में इम्पोर्टेंट है इनके अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जो कि बेटे की याद में लिखा था इन्होंने, जो सरोज स्मृति है बेसिकली, ठीक है। और इसके नीचे देखो बात करें तो बेला, अर्चना, आराधना, तोड़ती पत्थर, गीता कुंज, अनिमा और आपका सांदी कातली और महंगू महंगा रहा, ठीक है। महंगू महंगा रहा इनकी क्या आता है, काव्य रचना। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि काव्य रचना कौन सी है इनकी, और उपन्यास कौन सा, और कहानी कौन सी। तो थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे भी सवाल आते हैं। और क्योंकि हम एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास समय है, आप लोग तो अलग अलग करके कर सकते हो आराम से नोट्स बनाकर, जैसे भी याद करना है आपको। कोशिश करना है कि इस वीडियो को 102 बार देखोगे, आपको लर्न हो जाएगी चीज़ें वैसे भी, ठीक है। और 2x में लगा के देखिए, आपको समय कम लगेगा। अगर आपको कंफर्टेबल होता है 2x या 1.5x में, जितने में भी आप कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसे 2 से 3 बार देखोगे, कंप्लीट हो जानी है आपको, चीज़ें याद हो जानी है, ठीक है। उपन्यास की बात करते हैं तो अप्सरा, प्रभावती, अलका, निरुपमा और आपका उल्ली भाट, चोटी का पकड़ और काले कारनामे, जो कि आधी रह गई थी इनकी, अपूर्ण है। और चमेली भी अपूर्ण है आपकी, इंदुलेखा भी अपूर्ण है, ठीक है। कहानी की बात करते हैं हम तो लीली, सखी और चतुरी चमार और शकुल की बीवी, ये क्या आता है इनकी कहानियाँ हैं। निबंध की बात करते हैं हम तो रविंद्र, कविता का आनंद और प्रबोध, प्रतिमा और चाबुक चयन, ये सारी की सारी क्या है इनके, और कहते हैं संग्रह, ये सारी क्या है इनके निबंध या आलोचनात्मक क्या आते हैं लेखन है। आलोचनात्मक यानी कि बेसिकली कहीं पे किसी की आलोचना की जाती है। पत्रिका की बात करते हैं तो हम देखो पत्रिका देखो इनकी क्या है, तो इनकी पत्रिका है मतवाला और समन्वय। और कविता की बात करें तो बादल राग और अट नहीं रही है, ये इनकी इम्पोर्टेंट कविता है, ठीक है।
हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है इन्हें। तो मुक्तक छंद मतलब कि बेसिकली ये छंद का यूज़ नहीं करते थे, यानी छंद मुक्त कविताएं लिखते थे, तो इसलिए मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने हिंदी कविताओं को छंदों से मुक्त किया था। बेसिकली फर्स्ट मुक्तक छंद कविता जो थी निराला की, वो थी जूही की कली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूही की कली, जो कि 1916 में आई थी। और सरोज स्मृति की बात करें जो उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखी है, ठीक है। तो क्या है कि निराला ने सरोज स्मृति की रचना अपनी 13 वर्षीय पुत्री के मृत्यु पर लिखा था। इसको हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि हिंदी का पहला शोक गीत किसे कहते हैं, तो आप बेसिकली सरोज स्मृति को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पंक्ति लिखी थी, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ठीक है। निराला को छायावादी का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है, ये उन्होंने कहा था। 1976 में निराला पर डाक टिकट जारी हुआ था। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट इनके बारे में फैक्ट था। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। अभी हमने कबीरदास, ठीक है, और उसके साथ तुलसीदास, ठीक, रसखान को, ठीक है, सूरदास को, ये तो हमने वहाँ से कंप्लीट किया मिडिवल से, ठीक है। इधर से हमने कैसे कैसे कर लिया, तो जयशंकर प्रसाद को कर लिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे कंप्लीट कर जाएंगे। देखो 6 कर दिए हैं, अभी बस होने वाले हैं कंप्लीट, टेंशन मत लो। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें हम, तो देखो 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के अंदर, और 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा भी इन्हें कहा जाता है। इस नाम से पुस्तक इनकी क्या कहते हैं, विजयदत्त श्रीधर ने लिखी थी, ठीक है। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी के ऊपर जो बुक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी, विजयदत्त श्रीधर ने लिखी है, ओके। तो इनकी 2 फेमस हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा ही पूछी गई है पेपरों में। तो पहली आपकी हिमतिरंगिणी और हिमकिरीटिनी, ये दोनों ही पूछी जा चुकी हैं पेपरों में कई बार। और 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है किसके लिए, हिमतिरंगिणी के लिए। आगे बात करें हम कि क्या आते हैं, कैदी और कोकिला, और यहाँ पे माता, युगचरण, समर्पण, बिजली कागज आज रही, वेणु लो गूंजे धरा, चिंतक की लाचारी, आत्मदीक्षा, मरण ज्वार, और पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा कई बार आपने पढ़ी भी होगी किताबों में पुरानी, ठीक है। तो ये पूछी गई है कई बार। और देखो अब इनकी अगर हम गद्य रचनाओं की बात करते हैं, तो गद्य में कौन कौन सी हैं, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, ओके। 1963 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो 1963 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाता है। और इन्होंने एक लाइन लिखी थी, तो वो थोड़ा सा आप लोग देखना, बहुत ही अच्छी लाइन है इनकी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन थी इनकी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने लिखी है। चंद्रवेदी जी ने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो प्रभा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो आपका चंद्रवेदी जी ने किया था। और कर्मवीर प्रताप पत्रिकाओं में भी संपादक का कार्य किया इन्होंने, ठीक है। और 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करेंगे तो 1921 से 22 के बीच में क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भी जाते हैं। कविताओं में क्या था, राष्ट्रवादी विचार होने के कारण इन्हें राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो देखो गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो हम 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म होता है, और ये एमपी के अंदर होता है इनका जन्म। और इनकी मृत्यु जो होती है 11 सितंबर 1964 को होती है, ठीक है। काव्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो चांद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है, और भूरी भूरी खाक धूल जो इनकी है फेमस काव्य रचना है। निबंध संग्रह, तो देखो निबंध संग्रह में एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्म संघर्ष, और आखिरी रचना क्यों कामायनी एक पुनर्विचार। देखो कामायनी एक पुनर्विचार इनकी है, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की क्या है, कामायनी है, ओके। भारत इतिहास व संस्कृति, ठीक है, मुक्तिबोध की है। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो काट का सपना और सतह से कटा हुआ आदमी, ठीक है। तो ये इनकी कहानी संग्रह है। उपन्यास में इनकी विपाक्ष है, ओके। मुक्तिबोध के बचपन का नाम क्या था, बाबू साहब था।
और मुक्तिबोध ने वसुधा और नया खून पत्रिकाओं में सह संपादन का कार्य भी किया है। वसुधा और नया खून पत्रिकाओं में सह संपादन का कार्य भी किया है। मुक्तिबोध अस्तित्ववादी विचारधारा के कवि हैं और मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि कहा जाता है। तो फैंटेसी बेसिकली आप जानते हैं कि फैंटेसी यानी किसी चीज़ के प्रति चाहत रखना, किसी चीज़ को ऐसा लगाव बिल्कुल मतलब अलग टाइप का, पैशनेट टाइप के जो होते हैं, तो फैंटेसी होती है। तो फैंटेसी कवि कहा जाता है। और मुक्तिबोध की कविताएं सहज स्वीकारा है, जिसमें क्या आता है भूरी भूरी खाक धूल संकलित है। तो जो इनकी क्या आता है कविता है सहज स्वीकारा, उसी के अंदर क्या आता है भूरी भूरी खाक धूल जो है वो संकलित है। ओके, अब बात करते हैं मंगलेश डबराल की। हम मंगलेश डबराल देखो फटाफट कर रहे हैं हम और जल्दी आई थिंक ख़त्म हो जाएंगे। मंगलेश डबराल की देखो 16 मई 1948 में क्या आता है इनका जन्म होता है और आपका टेहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। और 9 दिसंबर 2020 को इनका क्या कहते हैं मृत्यु हो जाती है। और ये स्वच्छंद विचार के कवि थे। काव्य संग्रहों की बात करते हैं इनकी हम, तो पहाड़ पर लालटेन इनकी बहुत ही फेमस है और जो कि कई बार पेपर में पूछी गई है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, 2000 में इसके लिए इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला। देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखनी है और साथ में जिसके लिए साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है वो अलग से इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर से पूछी जाती है। और आपको पता ही है कि कम से कम क्या आते हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। अभी तक इन्होंने इसका वेटेज थोड़ा सा कम किया है, 1 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं जब से ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये लोग क्या कहते हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत होता है। अब देखो नई बात करते हैं हम कि नए युग में शत्रु, ठीक है, ह से हत्या और लोहा में इस क्या कहते हैं लोहा में इस बड़े शहर में, ठीक है। तो ये जो इनके काव्य रचनाएं, गद्य संग्रह की बात करें तो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, जो इनकी गद्य संग्रह है। हम बात करें कि डबराल जी ने हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, आत्म प्रभात, जनसत्ता, इन सभी में संपादन का कार्य किया था। 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान दिया गया इन्हें। 1989 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार दिया गया। और यात्रा वृत्तांत एक बार आयोवा, ये जो थी इनका यात्रा वृत्तांत है। एक यात्रा वृत्तांत बेसिकली जो घूमते हुए लिखा जाता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे जो छपरा है बलिया आपका, यहाँ के रहने वाले थे, यूपी के। और अगर इनके निबंधों की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, विव के दंत और नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व। आलोक पर्व 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है आलोक पर्व के लिए। उपन्यास की बात करते हैं तो बाण भट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, आम के बौर आ गए, ठीक है। तो ये इनके क्या है उपन्यास है। कहानियों की बात करते हैं तो शिरीष के फूल, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम, ब्राह्मण का विस्तार, समालोचक की डाक, केतु दर्शन, वह चला गया और ठाकुर जी की बटूर, ठीक है। आलोचनात्मक लेखन की बात करते हैं हम तो सूर साहित्य और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो इनके आलोचनात्मक लेखन है, ठीक है ना। देखो कबीर की बात, आलोचनात्मक लेखन के अंदर अभी देखो क्या है इनके, तो कबीर भी है इनकी, ठीक है। और नाग संप्रदाय, जो कई बार पूछा गया नाग संप्रदाय किसकी, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, साहित्य सहचर और सहज साधना और ललित कहते हैं ललित ध्येय तत्व। बचपन का नाम अगर हम बात करें तो वैद्यनाथ द्विवेदी था और उच्च कोटि का निबंधकार और आलोचक माना जाता है इन्हें, ठीक है। और 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1957 में डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया है। अब बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इनसे जो कहानियाँ पूछी जाती हैं बेसिकली उसमें पात्र कौन कौन से हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इनकी जो रचनाएं हैं वो थोड़ा सा कम पूछते हैं, लेकिन वो उनके पात्रों को पूछा जाता है कि उनमें पात्र कौन कौन से थे। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में होता है। कहाँ पर, आपका बहराइच में, बनारस के अंदर होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1936 में होती है। और इन्हें धनपत राय कह के बुलाया जाता था, मतलब मूल नाम जो था इनका धनपत राय था। और इनके उपनामों की बात करें तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट प्रेमचंद और भारत का मैक्सिम गार्की, ठीक है, ये इन्हें कहा जाता है।
और उपन्यास सम्राट इन्हें किसने कहा है, तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा है। और प्रेमचंद नाम इन्हें किसने दिया है, तो दयानंद नारायण निगम ने दिया है। और जो मैक्सिम गोर्की की अगर हम बात करें तो मैक्सिम गोर्की एक रशियन राइटर था, ठीक है, तो इसलिए इन्हें भी भारत का क्या कहते हैं, मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। ओके, कलम का जादूगर इन्हें किसने कहा है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। कहानी की बात करें तो सोजे वतन इनकी 1908 में आती है। इस रचना के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनकी सारी रचनाओं को संग्रह और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया था। ओके, पंच परमेश्वर इनकी है, बड़े घर की बेटी इन्हीं की है। नमक का दरोगा आपको पता है, नमक का दरोगा आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। इसमें जो फेमस कैरेक्टर होते हैं पंडित अलाउद्दीन होते हैं और मुंशी बंसीधर होते हैं। ओके, सौत, बूढ़ी काकी, शतरंज का खिलाड़ी, ये सारी इन्हीं की है। और पूस की रात इन्हीं की है। तो देखो पूस की रात कई बार पूछा गया है कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन से थे, तो हल्कू, मुन्नी और झबरा। झबरा क्या होता है, कुत्ता होता है, ठीक है। तो इसके फेमस कैरेक्टर्स हैं। अगर हम बात करें ईदगाह की, तो ईदगाह देखो, ईदगाह में फेमस कैरेक्टर होता है आपका हामिद। ईदगाह की अगर थोड़ा सा कहानी वानी अगर बता सकूँ मैं इसमें छोटे इसमें, ताकि आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो मैं बता देता हूँ ईदगाह में कहानी क्या होती है। कई बार पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड स्टोरी भी थी, तो हो सकता है। तो वहाँ पे तो मैं बता दूँ कि एक बच्चा होता है जो अपनी माँ को मतलब कि खाना बनाते हुए देखता है। तो छोटी सी कहानी है कि उसमें वो जब अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखता है तो उसका हाथ जल जाते हैं, उनकी माँ के मतलब अब उनकी माँ के हाथ जलते हैं। तो उसको थोड़े से पैसे मिलते हैं, तो वो जाता मेले के अंदर, तो वो देखता है कि कई सारे बच्चे अपने अपने खिलौना ले रहे होते हैं, कोई घूम रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, ये वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो वो एक दुकान पे जाता है, तो उससे भी खिलौना लेना होता है बेसिकली, मतलब अपनी माँ से कहता है कि मुझे भी खिलौना चाहिए। तो वो एक दुकान पे जाता है और वहाँ पे जाके वो बार्गेनिंग करता है, और वो बार्गेनिंग करता रहता है लगातार, और करता चले जाता है कि क्या आते हैं कि इसका रेट कम लगाइए, मुझे एक लोहे का खिलौना चाहिए जो कि ऐसा हो जिससे मैं कोई चीज़ पकड़ सकूँ, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे वो बार्गेनिंग करता है काफ़ी देर तक, और उसके पास शायद 2 रुपये होते हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो उससे वो लेके आता है, तो अपनी माँ से कहता है मैं अपने लिए खिलौना ले आया, और जो वो लेके आता है तो वो चिमटा होता है जिससे उसके माँ के हाथ ना जले। तो बेसिकली वो दिखाया गया है कि मतलब एक बच्चे के मतलब कि साइकोलॉजिकल मतलब इमोशनल वो जो चीज़ें दिखाई जाती है ना मनोवैज्ञानिक तौर पे, कि वो कितना मतलब डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो हामिद का कैरेक्टर दिखाया है कि वो ईद के बाद मतलब कि जो अपना ईद का वो मनाता है तो कैसे करता है, तो उसी पे है ईदगाह। ये थोड़ा सा कहानी थी छोटी सी, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय पे इतना मतलब कोई इमोशनल चीज़ें कम डिस्कस होती हैं। 2 बैलों की कथा इनकी है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये फेमस कहानियाँ हैं, हम लोग हर बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी याद होती हैं जो आपकी प्रेमचंद की, ठीक है। 2 बैलों की कथा, बेटों वाली विधवा, ठाकुर का कुआं, पत्नी से पति, कप्तान साहब, आलोक झा, और सवा शेर गेहूँ और कफन, ठीक है। कफन भी बहुत इनकी फेमस है, अगर आप लोगों को समय हो तो पढ़ना इसे कभी। घीसू, माधव और बुधिया, इसमें 3 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और किस तरह से दिखाया गया है इस कहानी के अंदर कि मतलब जो कफन के लिए जो पैसे मिलते हैं उसे लेकर मतलब ये लोग अपने खाने का जुगाड़ करते हैं। तो बहुत ही दर्दनीय कंडीशन दिखाई गई है इस मतलब कहानी के अंदर, अगर आप लोग इसे पढ़ते हो, ठीक है। तो समाज की एक रियलिटी को मतलब दर्शाती है इनकी कहानियाँ, तो इसीलिए प्रेमचंद को बहुत बड़ा महान कहानीकार माना जाता है, ठीक है। और उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि, और गोदान। गोदान इनकी काफ़ी फेमस है, जिसमें क्या आते हैं इनके 3 फेमस कैरेक्टर होते हैं, होरी, धनिया और गोबर, ठीक है। और ये कृष्ण ऋण पर है कि किस तरह से क्या कहते हैं जो कृषि का ऋण ले लिया जाता है, एक बार लोन ले लिया जाता है, फिर उसको चुकाने के लिए वो मतलब अपनी भूमि पर किस तरह से मतलब कि मज़दूरों की तरह काम करते हैं, मतलब खुद ज़मीन के मालिक होते हैं, बट क्योंकि लोन लिया होता है इस वजह से वो उन्हें ज़िंदगी भर ऐसे काम करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड एक कहानी है, बहुत ही फेमस है। और अगर हम बात करें मंगलसूत्र, जो इनका अधूरा उपन्यास था, जो कि उनके बेटे ने अमृत राय ने पूरा किया था, ठीक है। नाटक की बात करते हैं तो करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी इनके फेमस नाटक हैं। प्रेमचंद की जवानी उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखी है, ठीक है। तो सॉरी जवानी कह दिया मैंने यहाँ पे जीवनी, ओके। तो बेसिकली उनकी जीवनी जो लिखी है वो कलम का सिपाही नाम से किसने लिखी है, तो अमृत राय जो उनके बेटे थे उन्होंने लिख रखी है, ठीक है। अगर हम बात करते देखो प्रेमचंद की रचना सदगति और शतरंज का खिलाड़ी पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी, जबकि निर्मला उपन्यास पर टीवी धारावाहिक बना हुआ है। तो बेसिकली जो इनकी सदगति और शतरंज का खिलाड़ी है इस पर फिल्म बनी हुई है, और निर्मला उपन्यास पे क्या बना हुआ है, इनका धारावाहिक बना हुआ है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम प्रेमचंद ने हंस, जागरण, मर्यादा और माधुरी मतलब कि ये सारे उसमें क्या था, संपादन का काम किया है। ठीक है, संपादन वैसे कि एडिटोरियल होता है, वो सॉरी एडिटर होता है। और 1980 में भारत सरकार ने प्रेमचंद पर डाक टिकट जारी किया था। तो 1980 में क्या आता है, इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं हम संकृत्यायन की। ठीक है, जिन लोगों को घूमने का शौक़ है वो राहुल संकृत्यायन को ज़रूर पढ़ें और ज़रूर देखें कि मतलब किस तरह की पर्सनालिटी थे वो। ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और काफ़ी घूमने का शौक़ रखते थे और काफ़ी घूमा था। जितना आज हम लोग नहीं घूम पाते हैं उससे ज़्यादा ये घूमे हैं। ठीक है, अलग अलग देशों में। तो देखो, राहुल संकृत्यायन केदार पांडे के नाम से जाने जाते थे, मतलब इनका रियल नेम केदार पांडे था। 1893 में इनका जन्म होता है और 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आजमगढ़ यूपी के रहने वाले थे ये। ठीक है, इन्हें महापंडित कहा जाता है। महापंडित इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचना क्या कहते हैं इन्होंने की थी, और इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और राहुल जी को 36 भाषाओं का ज्ञान था। तो देखो, ये इतना घूमते थे तो बेसिकली इन्हें 36 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। हर जगह की जहाँ पे जाते थे वहाँ की भाषा को ये सीख लेते थे, इसलिए उन्हें यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी को खड़ी बोली का नाम जो दिया था वो राहुल संकृत्यायन ने ही दिया था। और क्या कहते हैं, घुमक्कड़ स्वभाव होने के कारण घुमक्कड़ शास्त्र की रचना भी की थी इन्होंने। कहानियों की बात करें तो सतवी के बच्चे, बोलगा से गंगा तक, बहुरंगी मधुपरी, कनौला की कथा। ठीक है, ये इनकी कहानियाँ हैं। आत्मकथा की बात करें तो मेरी जीवन यात्रा इनकी क्या कहते हैं आत्मकथा है। उपन्यास की अगर हम कहें तो 22वीं सदी जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धेव और भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, ये क्या है इनके उपन्यास है फेमस। और वी स्मृति यात्री। ठीक है, अब यात्रा वृत्तांत इनके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घूमते इतना थे तो सबसे ज़्यादा इनकी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, और तो देख लेना जो भी मतलब घूमने से रिलेटेड कुछ ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो उसमें मोस्ट ऑफ द आंसर के चांसेस क्या होंगे, राहुल संकृत्यायन ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। किन्नरों के देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा, लहासा की ओर, और आपका हिमालय परिचय। हिमालय परिचय के अंदर देखो कुमाऊं गढ़वाल का जिक्र किया है इन्होंने सही से। ठीक है, लंका, जापान, ईरान, ये सारे के सारे इनके क्या था फेमस यात्रा वृत्तांत है। आप लोग इससे ही समझ सकते हो कि ये कहाँ कहाँ घूमे होंगे इतना ज़्यादा। ठीक है, 1958 में इन्हें क्या था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और 1963 में इन्हें क्या था पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। राहुल जी को रामोदर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछ लेता है कि रामोदर स्वामी के नाम से किसे जाना जाता है तो राहुल संकृत्यायन को जाना जाता है। अब हम बात करें मनोहर श्याम जोशी की, तो इनके जो जन्म होता है वो 1933 में होता है। ठीक है, अजमेर राजस्थान के अंदर। मूलतः ये क्या था अल्मोड़ा के निवासी थे और 30 मार्च 2006 को इनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। जोशी जी एक क्या थे प्रसिद्ध गद्यकार थे, उपन्यासकार थे, व्यंग्यकार थे, पत्रकार थे, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक थे, जन्मवादी लेखक थे, फिल्म पटकथा लेखक थे, बेसिकली ये सब थे। ठीक है, तो जो भी लिखने से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था, इन्होंने सब पे हाथ आजमाया था। होते हैं ना कुछ मल्टीटास्किंग लोग हमारी दुनिया में, सब कर लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। क्या जो था इनका कुमाऊनी उपन्यास है, साहित्य अकादमी अवार्ड इसके लिए इन्हें मिला हुआ है 2005 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कसब, ठीक है, उपन्यास इनका। टाटा प्रोफेसर, कुरु कुरु स्वाहा, हमजात, कौन हूँ मैं, बातों बातों में, तीसरी वाली। ठीक है, तो तीसरी वाली या मुन्नी मोबाइल या बुनियाद, ये सारे के सारे इनके क्या उपन्यास हैं। ओके, व्यंग्य की बात करें तो नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। और धारावाहिक की बात करें तो आप लोगों को फिल्म कई बार दूरदर्शन में देखा भी होगा धारावाहिक हम लोग। ठीक है, आता था ना एक, तो वो इन्हीं के लिखा हुआ है। ठीक है, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने और कक्का जी कहिन। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो हमराही, ज़मीन आसमान और गाथा। यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं तो पश्चिम जर्मनी पर उड़ती नज़र, चीन यात्रा, क्या हाल है चीन के, ये सारे के सारे किसने लिखे हैं तो ये आपको मनोहर श्याम जोशी ने लिखे हैं। ठीक है, कहानियों की बात करते हैं हम तो मंदिर घाट की पौड़ियाँ और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, तो ये किसकी हैं आपके मनोहर श्याम जोशी के हैं। समाचार पत्र की बात करें तो दिन मांग और नवभारत टाइम्स और साप्ताहिक हिंदुस्तान में क्या कहते हैं ये इनके समाचार पत्र थे। फिल्में देखो, हे राम, पापा कहते हैं, अपू राजा, भ्रष्टाचार जो है इनकी फिल्में हैं। साक्षात्कार की बात करें तो बातों बातों में, और इम्पोर्टेंट अगर कहानी की बात करें तो सिल्वर वेडिंग जो कि बहुत ही फेमस है।
और इसमें कई बार पूछा जाता है कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो यशोधर बाबू और किशन दा, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि कहानी है उपन्यास है। कई बार बच्चे इसी में कन्फ्यूज जाते हैं कि कहानी है सिल्वर राइडिंग है उपन्यास है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि कहानी है, ठीक है। और साथ में क्या बात रखनी है याद कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं आपके यशोधर बाबू और किशन दा थे, ठीक है। जोशी जी ने टेलीविज़न में धारावाहिक की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है। तो भारतीय सोप ओपेरा का जनक किसे कहा जाता है, तो जोशी जी को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया धारावाहिक हम लोग सर्वप्रथम टेलीविज़न पर 1982 में कहते हैं आपका प्रसारित किया गया था। कुरु कुरु स्वाहा इनका प्रसिद्ध व्यंग संग्रह है, ओके। तो देखो जो इम्पोर्टेंट अलग से यहाँ पे नोट डाउन है ना, वो तो याद रहने चाहिए एकदम बाय हार्ट, लोगों को भूलना ही नहीं है उन चीज़ों को। तो इन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र वीक इन रिव्यू में संपादन किया था। मनोज श्याम जोशी ने कहा था मैंने अपनी अपेक्षाओं की कमतर लिखा है। देखो सब लिख दिया था, उसके बाद भी कह रहे थे कि मैंने कमतर लिखा, मतलब अभी मैं बहुत लिख सकता था, ठीक है। अब जितना लिखते उतना हमारा सिलेबस बढ़ जाता है ना। अब आगे बात करते हैं हम मन्नू भंडारी की। तो देखो मन्नू भंडारी का जो जन्म होता है वो 3 अप्रैल 1931 में होता है, ठीक है। और जो उनकी मृत्यु होती है वो 2021 में हुई है मन्नू भंडारी की, और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। और इनके पति का नाम क्या था, राजेंद्र यादव था। उपन्यास की बात करते हैं हम, तो आपका बंटी बहुत ही फेमस है, पेपर में कई बार पूछा गया है आपका बंटी, ठीक है। विवाह विच्छेद की त्रासदी को दिखाया गया है इसके अंदर। और महाभोज, 1 इंच मुस्कान जो पति मतलब अपने पति के साथ लिखा था इन्होंने, स्वामी और एक कहानी यह भी, और कलवा, ये इनके उपन्यास है। प्रमुख कहानी की बात करते हैं तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक और विदूषक, ठीक है। और पटकथाएं की बात करें तो रजनी, निर्मला, दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। इनकी कहानी यही सच है पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी है। तो यही सच है जो इनकी कहानी है, उसके ऊपर रजनीगंधा फिल्म बनी है, जिसे 1974 में क्या मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था रजनीगंधा को, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, धर्मयुग पत्रिका में बतौर धारावाहिक प्रकाशित होता था, मतलब वो मतलब आता रहता था, ठीक है, पत्रिका में कि रोज़ एक चैप्टर आएगा कहानी का, पहले पढ़ते थे ना हम लोग। भंडारी जी को हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान और 2008 में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो इन्हें बेसिकली देखो हिंदी अकादमी जो दिल्ली है आपकी, वहाँ से शिखर सम्मान मिला हुआ है, और 2008 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। और बचपन का नाम इनका क्या था, तो महेंद्र कुमारी था, ठीक है, मन्नू भंडारी का, कहीं भूल जाओ आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का, ठीक है। शैलेश मटियानी का बात करें तो हम रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका रियल नेम था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनकी जो जन्म होता है 1931 में होता है और मृत्यु 2001 में हुई है। बाड़ेछिना अल्मोड़ा के रहने वाले थे ये। उत्तराखंड का आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है इन्हें। भारत का आंचलिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो फणेश्वर रेणु को कहा जाता है। और उत्तराखंड का किसे कहा जाता है, तो शैलेश मटियानी को कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार वर्ष 2009 में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हेतु शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार देती है। तो देखो 2024 के भी शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए गए हैं इस बार, ठीक है। और बेसिकली शैलेश मटियानी पुरस्कार जो होता है वो उत्कृष्ट क्षेत्रों में दिया जाता है, और अलग अलग व्यक्तियों को मिला था। और साथ में इस बार गौरव साहित्य सम्मान भी दिए गए हैं। तो सारी वीडियोस मेरे क्या था करंट अफेयर के उसमें है, प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ जाकर देख लेना, ठीक है। उपन्यास की बात करें तो देखो बोरीवाली से बोरीबंदर तक, जो कि बहुत ही फेमस है इनका, जहाँ पे पहला और प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। कबूतर खाना, चिट्ठी रसायन, हौलदार, किस्ता नर्मदा, बेन गंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, एक मुख सरसों और पुनर्जन्म के बाद, ठीक है। और मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, चौथी मक्खी, आकाश कितना अनंत है, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, ठीक है। कहानियाँ की बात करते हैं हम तो मेरी 33 कहानियाँ, 2 दुख का 1 सुख, बारूद और बचौली और तीसरा सुख, ये इनकी कहानियाँ हैं। और जंगल में मंगल, ठीक है, बहुत बोलते हैं ना आप लोग, तो ये भी ध्यान रखना है जंगल मंगल किसने लिखी है, ठीक है ना। और साथ में आपका चिरम। अन्य रचनाओं की बात करते हैं हम, किसके राम कैसे राम, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं अलग से, किसके राम कैसे राम, गौफुली, गौफरन,
और जनता और साहित्य, कागज की नाव और दूसरों के लिए भागे हुए लोग, अर्धांगिनी, छोटे छोटे पक्षी, राष्ट्रता की चुनौतियाँ। ठीक है ना। मटियानी देखो, सलियास मटियानी जी ने विकल्प और जनपक्ष एक सांस्कृतिक पत्रिका का संपादन किया था। 1983 में फर्नेश्वर रेणु पुरस्कार मिला है। 1994 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा डी लिटरेट की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई की। तो देखो, हरिशंकर परसाई का जन्म जो होता है 1924 में होता है, मध्य प्रदेश के अंदर होता है। 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है। निबंध संग्रह की बात करते हैं, तब की बात और थी। ठीक है। और प्रेमचंद के फटे जूते, इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद के फटे जूते। भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, सदाचार का ताबीज। ठीक है, और अंत में तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। माटी कहे कुम्हार से, बस की यात्रा, ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको देखो, एक तो भूल मत जाया करो यहाँ पे कि हरिशंकर परसाई की चल रही है सारी की सारी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब कहानियाँ पढ़ रहे होते हैं, उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, तो हम बार बार क्या करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं कि पीछे हम नाम ही भूल जाते हैं। इतना तो याद रहता है कि ये उपन्यास कहानी है क्या है, किसकी है, तो हर बार रिवाइज़ करा करो। जैसे तुम्हें माइंड में आया ना कि हाँ किसका टॉपिक चल रहा है इस वक्त, तो क्योंकि बहुत सारे हैं तो याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। कहानी संग्रह की बात करते हैं, तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोटा। और व्यंग संग्रह की बात करते हैं तो विकलांग श्रद्धा की ओर, 1982 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला हुआ है। ठीक है। फिर टूटता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन। अब बात करते हैं हम उपन्यास की, तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। संस्मरण की बात करते हैं। ठीक है, तो तिरछी रेखाएं, बाल कहानी, चूहा और मैं, ये सारी की सारी क्या है, इनके संस्मरण है। कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली। हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इनको थोड़ा सा जो कहानियाँ होंगी उसमें क्या आते हैं ऐसे विचार देखने को मिलेंगे, थोड़े से समाजवादी टाइप के। ठीक है। परसाई जी ने व्यंग को हिंदी साहित्य की एक विधा के तौर पर स्थापित किया, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ व्यंग्यकार कहा जाता है। तो अगर कहा जाएगा श्रेष्ठ व्यंग्यकार कौन थे, तो हरिशंकर परसाई थे। ठीक है। परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहाँ तक 1948 प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजेश जोशी की। तो देखो, अभी तक हमें ये कंप्लीट करते हुए कितना समय हो चुका है, तो 1 घंटा लगभग होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि हमें 2 घंटे लगेंगे, हम मतलब कंप्लीट करने वाले हैं लगभग। ठीक है। तो राजेश जोशी की बात करते हैं हम, तो इनका जन्म जो होता है 1946 में होता है। कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है। काव्य संग्रह की बात करें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। ठीक है। नेपथ्य का मतलब क्या होता है, चेंजिंग रूम होता है। ठीक है। कहानी संग्रह की बात करें हम, तो कपिल का पेड़, और आपका सोमवार, वो अन्य कहानियाँ और नाटक की बात करते हैं अगर हम, तो जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकारा का ज्ञान। आलोचनात्मक कृति की बात करें तो एक कवि की नोटबुक, गेंद निराली, मिट्ठू जोशी जी के बाल कविता संग्रह। तो गेंद निराली क्या है, इनकी बाल कविता संग्रह। जोशी जी ने भोपाल गैस त्रासदी पर भोपाल एक शोक गीत 1984 में लिखा था। ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, इससे क्वेश्चन, 203 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है। राजेश जोशी के काव्य संग्रह 2 पंक्तियों के बीच के लिए उन्हें साहित्य अकादमी वर्ष 2002 में मिला है। तो देखो, राजेश जोशी को क्या मिला है कि आपका 2002 में किसके लिए मिला है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है। 2 पंक्तियाँ जो उनके 2 पंक्तियों के बीच वाली जो काव्य संग्रह है उसके लिए। ठीक है। जोशी जी ने एक सोवियत कवि मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया था। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अब अगला बात करते हैं हम अगले कवि की। तो हमारी देखो 4 स्लाइड्स बची हैं अब, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया है 24 साहित्यकारों को। और अगर आपको वीडियो सही लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। ताकि और वीडियो देख रहा तो ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना। ऐसा नहीं कि अपना अकेला फ़ायदा उठाओ बस, फिर उसके बाद भूल जाओ कि हाँ सब्सक्राइबर्स तो क्या ही बढ़ाना हो रहा है, क्या ही हेल्प करनी हुई किसी की। ठीक है। ऐसा नहीं है, मजाक करो।
मर्जी जो करना चाहो कर सकते हो। गौरापंत सिवानी की बात करें तो 1923 में क्या आता है, इनका जन्म होता है और राजकोट गुजरात में होता है। 21 मार्च 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उपन्यास की देखो बात करते हैं तो कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतोवाली, चल खुसरो, घर अपने, शमशान चंपा, मायापुरी और कैंजा क्या है इनकी उपन्यास है। बात किसकी चल रही है, गौरापंत सिवानी की चल रही है। ठीक है, कहानी संग्रह की बात करते हैं हम तो झरोखा और आपका मृणमाला की हंसी, यात्रा वृत्तांत में बात करें तो चरैवेती, यांत्रिक, ये सारी क्या है इनकी यात्रा वृत्तांत है। आत्मकथा की बात करते हैं तो सुनो तात यह अमर कहानी, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, किसकी, तो आपकी गौरापंत सिवानी की। ठीक है, धारावाहिक की बात करते हैं हम तो सुरंगमा, रीति विलाप, तीसरा बेटा, मेरा बेटा। ठीक है, तीसरा बेटा मेरा बेटा ऐसा कुछ भी आएगा तो किसका है ये आपका सिवानी का है, मतलब गौरापंत सिवानी जी। ठीक है, सॉरी। संस्मरण की बात करें तो देखो संस्मरण में आपका आमोदर, शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन और झालक, ये क्या इनके संस्मरण है। शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली क्या था, नटपट पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ओके, तो देखो मैंने शिवानी लिखा हुआ है, आप लोग पूरा नाम लिख सकते हो गौरापंत सिवानी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आलसी इंसान हूँ तो मैंने क्या था चीज़ों को शॉर्ट करके लिखने की आदत थी मेरी काफ़ी ज़्यादा। रचना में मुर्गा हुई। ठीक है, 1951 में धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, और इनका प्रसिद्ध उपन्यास क्या है आपका, तो कृष्णकली है। ठीक है, अधिक उपन्यास व कहानियाँ नारी प्रधान इनकी। 1982 में इन्हें पद्मश्री मिला है और शिवानी की भाषा महादेवी वर्मा की भाषा के समतुल्य है, तो बेसिकली ये उन्हीं की तरह कुछ लिखती थी। आगे बात करते हैं हम शिखा जोशी की। देखो बचेगा एक भी नहीं, बस शर्त यह है कि सही से पढ़ाई करना थोड़ा सा, ताकि 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन आपका क्या आता है, साहित्य से रिलेटेड वाला कोई क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाता। और अगर 1 घंटे की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें अगर मिल जा रही हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी ने 1 घंटे के अंदर 24 साहित्यकार वो भी सारी डिटेल्स के साथ करा दिए होंगे। तो बेसिकली अप्रिशिएट करना मत भूलना। ठीक है, 1932 में इनका जन्म हुआ था और अल्मोड़ा के अंदर हुआ था। ठीक है, कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कोसे गढ़वाल कई बार पूछी गई है पेपर के अंदर। दाजू, 7 के लोग, हलवाहा, गलता लोहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है। ठीक है, प्रथम साक्षात्कार और बिरादरी, आशी विरचन, बिटुआ, निर्णय, किस्सागो, बच्चे का सपना, एक पेड़ की याद, नेकलेस। ठीक है, नेकलेस यानी वो गले का नेकलेस, वही नेकलेस है। ठीक है, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ बस, संवादहीन। ठीक है, राजेश जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है, तो बेसिकली अल्मोड़ा के थे तो मिलेगा ही। ठीक है, कोशिका गढ़वाल कहानी कलाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसके बाद इसको पहचान मिली। यह कहानी धर्मवीर भारती की पत्रिका धर्मयुग में 1955 में आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही है। ठीक है, कल्पना पत्रिका की बात करते हैं। अब हम बात करें 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार जो इन्हें दिया गया है। और आगे हम बात करें तो पीताम्बर बर्तवाल हैं और इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो देखो 1901 में क्या था, इनका जन्म होता है पौड़ी गढ़वाल के अंदर और 1944 में इनकी डेथ हो जाती है। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो देखो रूपक रहस्य, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आप लोग करेंगे। ठीक है, याद। गोरखावली, हरिदास की साखी और सत्तर साई सप्तक, प्राणायाम, विज्ञान और कला और ध्यान और आत्मा चिकित्सा। ठीक है, बर्तवाल जी अंबर नाम से कविताएं लिखते थे, तो किस नाम से लिखते थे, तो बर्तवाल जी आपके अंबर नाम से लिखते थे। उन्होंने अपने शोध द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री को लेकर डी लिटरेट की उपाधि ली थी। ठीक है, तो पूछा भी गया है कई बार पेपर में। ठीक है, डी लिटरेट की उपाधि किस चीज़ के लिए मिलती, तो निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री के लिए। नोट, हिंदी विषय को लेकर शोध करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और आपको अगर याद होगा तो आई थिंक वीडियो का एग्ज़ाम था, वीडियो के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी विषय को लेकर जो इनका मतलब शोध था, मतलब रिसर्च थी, वो किस भाषा में थी। तो देखो जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। ठीक है, शोध जो था मतलब रिसर्च जो थी वो हिंदी की थी, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में पूछा गया था ये।
और यही कंफ्यूज किया था, तो बच्चों ने हिंदी लगाया था बट आंसर इंग्लिश था, क्योंकि वो जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था वो तो इंग्लिश में था ना, और जो रिसर्च थी वो तो पूरी इंग्लिश में थी, बट हो किस पे रही थी, तो हिंदी पे हो रही थी। ठीक है। इन्होंने कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका पुस्तिका के संकलन भी किया है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कानपुर में हिलमैन पत्रिका का संपादन किया था। अब बात करें हम वर्तमान में कोटद्वार महाविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और पंडित बर्तवाल को श्रेष्ठ निबंध रचना गोविंद चातक की है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि गोविंद चातक की है, और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वो और भी गंभीर रचनाएं करते। ठीक है, तो ये बात थी इनसे रिलेटेड। और यहाँ पे देखो हमारी वीडियो ख़त्म होती है, बट वीडियो ख़त्म होने के साथ मैं आप लोगों सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो को मतलब बड़े प्यार से देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 203 बार देखना। और मुझे नहीं लगता कि 203 बार देखने के बाद आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। 203 बार देखोगे तो कम से कम 203 नंबर तो पक्के हैं हिंदी में, जहाँ पे आपके नंबर कम हो रहे थे। ठीक है, और एक ही जगह मिल जा रहा है सारा कंटेंट, तो इससे बेटर क्या चाहिए। और अगर चीज़ें सही लगती हैं और सब चीज़ लगती है तो सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।